एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है एब्जी कॉमेडी शो। बुलाते हैं हमारे अगले कलाकार को जो अपना एक अलग अंदाज लेकर हाजिर होगा आपके सामने। यस, ही इज नन अदर देन द वेरी टैलेंटेड अमन सोनी। थैंक यू सो मच संदीप जी। भाई सोनिया एंड संदीप बड़े प्यारे हैं, इन्हें कुछ भी बोलो बुरा नहीं मानते क्योंकि घर से मार खा के आते थे। जोक से पार्ट, हालांकि जोक ही करने आए हम लोग। भाई मैं ना जब मुंबई आया तो आधे से ज़्यादा जो भारतीय हैं हमारे देश में वो सब दो चीज़ें करना चाहते हैं, या तो वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं या वो एक्टर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर में इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ भी हैंडसम लोग आने लगे और आप तो जानते हैं मेरी शक्ल कितनी अच्छी है, इसलिए मैं एक्टर बनने मुंबई आ गया। और मेरी शक्ल के मुताबिक मुझे ना क्राइम शोज बहुत मिले। हमारे एफजी कूल पे ही आता है क्राइम स्टॉप, उस शो के ऑडिशन पे जब मैं पहली बार गया ना तो डायरेक्टर ने मुझे देखते ही बोल दिया तू ही है। मैं खुश हो गया, मैंने कहा थैंक यू सर। कैरेक्टर क्या है? कहते आतंकवादी का। मैं शक्ल से आतंकवादी लगता हूँ? कहते नहीं, शक्ल से तो तू चप्पल चोरी करने वाला है। पर इस बार उसी ने बॉम्ब लगाया है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार मेरे अलावा कोई और एक्टर नहीं क्या यहाँ पे? बोले हाँ एक एक्टर हो रहे। मैंने बोला ये? बोले ये पाकिस्तान से आया है। तो मैंने कहा आतंकवादी का रोल है, ये पाकिस्तान से आया, इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा क्योंकि वहां तो प्रैक्टिस होती रहती है। मतलब है एक्टर बहुत अच्छे होते हैं वहां पे। लेकिन नेक्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने डायरेक्टर को फोन लगाया, थैंक यू सो मच सर, आपने उस पाकिस्तान के एक्टर की बजाय मुझे लिया, मैं ज्यादा अच्छा एक्टर हूं। बोले नहीं एक्टर तो वही अच्छा था पर आतंकवादी की सिर्फ एक्टिंग करवानी है। क्या पता वो सच में RDX लगा दे तो, क्योंकि क्या चेक बहुत लेट मिलते हैं ना इसलिए। नहीं हमारा चैनल बहुत अच्छा है। लेकिन खैर आज मैंने इतने सारे क्राइम शो कर लिए हैं कि मैं अगर गिनता हूं ना अपने कैरेक्टर तो मैंने 6 बलात्कार, 3 मर्डर, 15 चोरियां और 8 बार मैं लाश बनाऊं। मैं बहुत अच्छी लाश बनता हूं। खैर चीजें बदली और आज क्राइम शो में क्यों इतने ज्यादा करता हूं इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे पापा। वो टीवी पे 2 ही चीजें देखते हैं, एक क्राइम शो, एक दूसरा उसका रिपीट टेलीकास्ट। वो कभी कभी इतने इंटेलिजेंट हो जाते कि पुलिस वालों से पहले बताते थे इसने मर्डर किया, पकड़ ले। खैर उनकी गलती नहीं, राइटर लिखता ही इतने नल्ले एपिसोड है। खैर लेकिन अब चीजें हैं, क्या कर सकते हैं। बट उसके बाद मेरी मॉम है, फिर मेरी दादी जी। मेरी दादी जी की 2 शौक है जैसा कि आपको बताया मैंने, एक है मालिश करना और दूसरी जुए निकालना। मालिश के बारे में तो आप जानते हैं, जुए निकालने की मेरी दादी को इतनी आदत है कि अगर कोई उनके पैर भी पड़ता है तो पहले वो 3 जुए मारती है, फिर आशीर्वाद देती, जाओ जुए देते रहो। मतलब मुझे तो आज तक बिलीव नहीं हुआ, मेरा मुंडन हुआ था फिर भी मेरे टकले पे 4 जुए वो निकाल लेती थी, पता नहीं कहां से खोद के। फिर उसके बाद में ये क्राइम शो हुआ, दूसरी चीजें करी, धीरे धीरे एज एन एक्टर मेरा करियर आगे बढ़ा। लेकिन लाइफ में ना स्ट्रगल कम नहीं हो रहा था। तो स्ट्रगल के दौरान हम लोग एक बहुत ही डिलीशियस डिश मिलती है मुंबई में, आपने भी क्या पता खाई हो, उसे कहते हैं राइस प्लेट। वो सच में राइस प्लेट होती है, उसके चपाती के नाम पे खाली कागज होते हैं उसमें और चावल के नाम पे सफेद कंकर। वो जब मैं खाता था ना तो मुझे मेरे घर वालों का फोन आता था। तो आपके घर वाले क्या फोन करेंगे तो पूछेंगे बेटा तू कैसा है, तूने खाना खाया क्या? मेरे यहाँ ऐसा नहीं था, मेरे घर वाले उल्टा अपना मेन्यू बता के मेरा मन जलाते थे। और अगर मेरे घर पे मटन बना है तो 2 ही बातें होती थी, या तो मटन या फिर मटन। पापा ने फोन किया, मैं राइस प्लेट खा रहा था, फोन बजा, कुर्र 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 कुर्र। मैंने फोन उठाया, हाँ हेलो पापा। उधर से आवाज आई, हाँ हेलो पापा। अरे रुक जा, नले चूस रहा हूं। मैंने क्या नले? हाँ वो मटन बनाया था, तू तो राइस प्लेट खा रहा होगा, तेरा तो वही मेनू है। मेरे ने से हलक में चावल अटक गए। मैंने कहा मेरा बाप है दुर्जन सिंह है ये, ऐसे कौन बोलता है औलाद को यार। फिर मैंने कहा पापा और क्या चल रहा है? बस बाकी लोग भी मटन ही खा रहे हैं। मैंने कहा मम्मी को फोन दो यार, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब मम्मी के पास फोन किया, मम्मी ने लिया, हाँ चुप करो, मेरे बेटे को कुछ भी बोलते रहते हो, ये खा रहे हो वो खा रहे हो। हाँ बेटा कैसा है? मैंने मम्मी मैं अच्छा हूँ, और आप? मटन खा रहे हैं। बहुत अच्छा बना है, मैं चाप उड़ा रही, तेरा बाप तंगड़ी उड़ा रही है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा मम्मी आपसे भी बात नहीं करना, बहन को फोन दो यार, बहन से बात करना। बहन ने लिया, क्यों रे कुत्ते, रक्षाबंधन चला गया, भाई तो चला गया, एक्टर बनने चला गया, तो कोई बहन की याद नहीं आई? दीदी आपको मोबाइल दिला दूंगा। हाँ बोल कैसा है? बढ़िया। मैंने हाँ दीदी क्या चल रहा? मैं तो कलेजी खा रही। अरे क्या जिंदा बकरे पे बैठ के डिनर कर रहे हो तुम लोग? मेरी 4 साल की भांजी थी, मैंने क्या कम से कम उससे बात कर लूं। भांजी ने लिया, हाँ, मामा 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 आप क्या कह रहे? मैंने क्या मैं दाल चावल खा रहा हूँ, और तुम? हम तो मटन खा रहे। मेरा उस दिन परिवार और खानदान पे विश्वास उठ गया
माँ कसम मैं 2 साल तक घर नहीं गया। फिर एक दिन मैंने गुस्से में मटन बनाया और मैंने कहा आज मैं मटन बनाऊंगा और अपने बाप को जलाऊंगा। मैंने मटन बनाया मस्त स्वादिष्ट चंपारण वाला और बना के अपने पापा को फोन किया। फोन बजा, कुर्र कुर्र, पापा ने फोन उठाया, हाँ हेलो। मैंने कहा हाँ पापा आज ऐसा मटन बनाया, स्वादिष्ट मटन बनाया, मजा आ जाएगा। मेरे पिताजी का जवाब, अरे रोज रोज कौन खाए यार। मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन खैर अब चीजें बदली और मैंने ना अपने पापा को एक फोन ला के दिया। अब फोन उनका जो होता था ना उसकी टच स्क्रीन बार बार टूट जाती थी। आप ना अपने पापा को कभी स्मार्टफोन मत दिलाना, वरना आपके पापा रोज गुड मॉर्निंग बोलेंगे रात के 3 बजे व्हाट्सएप पे, और आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। नहीं दिया तो जायदाद से बेदखल कर देंगे, वो जायदाद जिसके हकदार आप पहले से आप ही ने खरीदा घर है। मेरे पापा मुझे मेरे किराए के घर से 10 बार निकाल चुके हैं। तो पापा ने एक दिन फोन तोड़ के लाए। मैंने कहा पापा ये स्क्रीन के तोड़ दिया आपने? कह रहे मैं ना ऊपर की जेब में मोबाइल रखता हूँ, जब भी नीचे झुकता हूँ फोन गिरता है, स्क्रीन टूट जाती है। मैंने कहा पापा ये क्या गणित है? टेलर ने नीचे भी जेब दी, नीचे रखो। कहते नहीं नहीं बेटा नीचे नहीं रख सकते, फोन में ना अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जिससे पुरुष की मर्दानगी जा सकती है। मैंने कहा 61 साल के हो, मर्दानगी बचा के क्या ही कर लोगे हैं? लेकिन उसके बाद में मैंने पापा को बोला, मैंने कि दिल पे रखोगे आप तो यहाँ पे दिल पे असर होता है ना, ऐसे आएगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पे। तो मेरे पापा का जवाब सुनो कि दिमाग खराब हो जाएगा संदीप जी। पापा ने बोला इसका तो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। खैर उसके बाद में उज्जैन में मैं जब भी जाता हूँ तो शादियाँ अटेंड करने को मिलती है मुझे उज्जैन में, और तरह तरह की शादियाँ वहाँ पे। लेकिन मुंबई में तो काफ़ी अच्छी शादियाँ होती हैं, लोग बड़े घोड़े पे आते हैं, बारातें होती हैं लंबी लंबी, बैंक्वेट में। तो हमारे यहाँ आज भी गली में शादी होती, पतली सी गली में शादी होगी, वहीं मंडप लगा लेंगे, दूल्हा खुद ही हल्दी में खुद ही पुताई कर रहा होता है घर की, खुद ही सीरीज लगा रहा होता है, खुद ही पत्रिकाएं बांटने जाता है, क्योंकि खानदान में कोई जिम्मेदार आदमी होता ही नहीं है। और उसमें अगर मेरे जैसा आदमी हो तो फिर तो लग गए। अब जैसे ही वहाँ पे फैमिली में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें होती है। भाई खाना बट रहा है तो खाना किस तरह से बांटते हैं वहाँ पे लोग। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके हाथ में नमक होता है, वो सबको नमक दे रहा था, नमक नमक। ऐसा लगता है सूर्यवंशम का हीरा ठाकुर गरीबों में कपड़े बांटने आया है। नमक 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 नमक। अबे इतना नमक तो गांधी जी ने भी दांडी यात्रा में नहीं निकाला था जितना तूने बांट दिया। इसी वजह से अंग्रेजों ने नमक कानून लगाया होगा। उसके बाद में एक बंदा होता है, उसके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, वो होती सब्जी बांटने की, क्योंकि सब्जी खत्म नहीं होना चाहिए। तो वो एकदम जाड़ी आवाज का आता है, ले सब्जी ले चक ले सब्जी ले चक। और गलती से उसमें अगर किसी ने चम्मच मांग लिया, अंकल मुझे चम्मच, क्यों रे घर पे चम्मच से खाता है, यही मरोड़ दूंगा चिरकुट, खा ले चुपचाप जो मिल रही है। उसके बाद में दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन पे खड़े होते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा दूल्हा दुल्हन उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सर्कस के बंदर से कम नहीं लगते, क्योंकि उनको हर फोटो में ऐसे ही रहना पड़ता है, यही पोजीशन। मतलब ऐसा लग रहा है बस गुड्डा गुड्डी हटने वाले हैं, और माँ बाप भी उनके ऐसे घबराए हुए होते हैं कि कहां से बहू आ गई, क्या पता घर का काम करेगी कि नहीं करेगी। 3 दिन तक तो मेहंदी लगी, क्या पता परमानेंट मार्कर से बनाई तो 3 साल बर्तन नहीं धोएगी ये। कुछ भी मतलब हो रहा होता है। उसके बाद लोग मिलने आते हैं, तो किस तरह से मिलने आ रहे हैं? अब दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हैं, दुल्हन का एक पुराना आशिक खड़ा रहता है, वो दुल्हन को बस घूर के देखता रहता है। ऐसा लगता है इसने 8 बजे तक किराए पे दी हुई है, 8 बजे के बाद इसकी हो जाएगी, एकदम घूर के देख रहा होता है। और अचानक उसका दोस्त आके उसको बोलता है क्या हुआ? तो बोलता दुनिया बहुत बुरी है, शादी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये हो के दोस्त का दुख बांटे, वो क्या बोलता, हाँ सही बोल रहा है, गुलाब जामुन में मावा अच्छा नहीं था। तो दिमाग भंड हो जाता है। फिर वो दुल्हन की तरफ देख रहा होता है, अचानक से एक आपका कमीना दोस्त आता है, आप दूल्हे हो, आपकी बीवी के सामने आपको आपके बारे में कहता है, भाभी जी आपको पता है मेरा दोस्त बहुत कमीना है, इसके क्या अफेयर थे भाभी जी आपको नहीं मालूम। दोस्त रोक रहा होता, अरे यार तेरी भाभी से ऐसे क्यों बात कर रहा है? देवर का जवाब दिमाग खराब कर देता, भैया आप चुप रहो, मेरा और भाभी का अलग रिश्ता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो उसी वक्त तलाक करवा देते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से शादियां जुड़ती हैं, और अगर मैं किसी एक भगवान को मानूं तो मेरे प्यारे से एक ही क्यूट है, श्री गणपति बप्पा। मैं उनको बहुत मानता हूं। तो जब भी मैं सिद्धिविनायक जाता हूं ना, तो सिद्धिविनायक में इतनी भीड़ होती कि मुझे लगता है मैं विरार की लाइन में लगा हुआ हूं। इतनी लोकल ट्रेन लाइन में सब लगे हुए हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ गया देखने के, भाई यहाँ पे क्या चल रहा है देखो जरा। अब गणपति मुझे देखने को ही नहीं मिल रहे, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 20-25 साल बाद इतना क्राउड हो जाएगा तो कि लोग भूल जाएंगे गणपति दिखते कैसे थे। लोग बाहर आके बोलेंगे प्रकाश गणपति देखा क्या? नहीं देखा भाई, 20 साल पहले मेरे बाप ने पूरा गणपति देखा था, अभी खाली सीन देखने को मिलता है बाबा का। अरे तो बोले कैसे? बोले सिंपल है भाई, चूहे के कान में 4 दुआ बोलने का और निकल जाने का। बोले तुझे कैसे मालूम? बोले ऊपर भी यही होता है, मैनेजर को खिलाओ तब मालिक सुनता है। ठीक है भाई,
फिर उसके बाद में मेरे डैडी वेडी हम सब गए। अब मेरे डैडी जी अचानक आके बोलते हैं, और मैंने गणपति के दर्शन कर लिए, मैंने गणपति के दर्शन कर लिए। मैंने बोला कहाँ पे? बोले वो देख चूहे के साथ गणपति बैठे। अरे मैंने क्या, चूहे के साथ गणपति नहीं, गणेश आचार्य के साथ राजपाल यादव बैठा था, आप उसी के पैर पड़ के आ गए। वो भी लाइन में लगे थे। उसके बाद में अचानक मेरी मम्मी आई, मैंने तो गणपति के कान में सारी दुआएं बोल दी, मैंने गणपति के कान में सारी दुआएं बोल दी। मेरे पापा बोलते अच्छा तूने ये बोला कि तेरे को अगले जन्म में दूसरा पति चाहिए? हाँ। तूने ये बोला तुझे अगले जन्म में और अच्छा बेटा चाहिए? हाँ। तूने ये बोला कि तुझे मर्सिडीज चाहिए? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेरी, तूने भीड़ में मेरे ही कान में सब बोल दिया था। लेकिन खैर जिंदगी ऐसी बदलती जाती है और आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच एफजी कॉमेडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पता है तुम्हें सोनिया, फिल्म स्टार्स जो फिल्म में टेक्स देते हैं उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुनील शेट्टी साहब ने धड़कन में जो रोल किया था, एब्सोल्युटली अमेजिंग, लेकिन कुछ बातें थी जो वहां पे एडिट हो गई। जैसे यानी कि फाइनल शॉट्स तो रखे जाते हैं लेकिन कुछ शॉट्स को नहीं दिखाया जाता। उसमें एक शॉट था तो एक डायलॉग था जो बड़ा हिट था, वो पता है क्या था? क्या? जैसे वो अंजलि के कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर सोनिया, तो वो आता है हाय सोनिया, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। छोड़ो ना। अरे पहले बोलने तो दो। ये सुनो सोनिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। छोड़ो ना। आज मैं तुम्हें कैसे बताऊं सोनिया, तुम्हारे होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कितने कोमल लग रहे हैं। छोड़ो ना। आज नहीं, तुम्हारे बाल कितने रेशमी और मुलायम लग रहे हैं। छोड़ो ना। अरे इतनी देर से लंबी लंबी छोड़ी तो ना हो। क्या? ये आपका जो रिएक्शन है ना, इससे ऐसे ही रखिए क्योंकि इससे भी ज्यादा अच्छे और कमाल के रिएक्शंस आपके आने वाले हैं। हंसाने के लिए, आपको गुदगुदाने के लिए आ रहे हैं द वन एंड ओनली द वेरी टैलेंटेड अशोक मिश्रा। कैसे डियर? एब्सोल्युटली फाइन। और आप? ओ ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। हाँ तुम ताली बजाओ। तुम ताली ही बजाओगे बेटा। पक्का, लेकिन खास इन पे। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, और चेहरे पे जरा सा जक से नाखून मारा, माँ कसम 2.5 किलो मेकअप मिला। ऐसे सुंदर नहीं दिखती है वो। चलो बैठ जाओ, बुरा मत मारो मेरी जेनेलिया। सिट। ये जेनेलिया कितनी खूबसूरत है वो तो आप रोज देखते हैं, लेकिन सच कहूं दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल वाले पता नहीं कहां से न्यूज रीडर्स पकड़ के लाते हैं, मतलब हीरोइनों से भी ज्यादा खूबसूरत। इनके रिपोर्टर्स भी ऐसे ही छोटी सी खबर को इतना बड़ा बताएंगे कि आप पागल हो जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर। महाराष्ट्र के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होते ही 60 किलो का पैदा हुआ है। सारी दुनिया परेशान है, खलबली मच गई है, हाई बीपी पे। पहली बार ये न्यूज, बच्चा पैदा होते ही 60 किलो का है। और बड़ी न्यूज, बच्चा पैदा हुआ 60 किलो का, और उससे बड़ी बात बताया जा रहा कि ये बच्चा पैदा होने के 2 घंटे बाद चलने लगा था। बच्चा चलने भी लगा था। उससे बड़ी बात, बाद में पता चला 2 घंटे बाद ये बच्चा दौड़ने भी लगा था। क्या? माफी चाहूंगा दर्शकों से, माफी चाहूंगा, इसको ब्रेक करिए। बाद में पता चला कि वो इंसान का बच्चा नहीं, वो भैंस का बच्चा था। ये न्यूज वाले हैं, इनको खाली बस हाइप करना है, पागल करना है आपको। इसी तरह दूसरा हाई बीपी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। आइए चलते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां 2 ट्रेनों का आपस में भिड़ंत हुआ है। मौजूद हमारे रिपोर्टर गिरिजेश मिश्रा। गिरिजेश जी, क्या चल रहा है वहां? अब गिरिजेश मिश्रा यूपी गोरखपुर के अपने अंदाज में। यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 2 ट्रेनों का भिड़ंत हुआ है। काफी घायल है, काफी लापता है, किसी का पता नहीं है। धांधली चल रही है। प्लेटफार्म पे 5 रुपए का समोसा 20 में बिक रहा है। पंखा टूटा है, जो यात्री यहाँ बैठे हैं गर्मी से मर रहे हैं। यहाँ यही सब चल रहा है, बड़ी हालत खराब है। तो जैसा कि आपने देखा कि देवरिया और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे गिरिजेश जी हैं। गिरिजेश जी आप लाइन पे बने रहिए, हम आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। गिरिजेश जी आप लाइन पे बने रहिए। लाइन पे गिरिजेश जी बने रहे। दूसरे दिन 50 लोग उसको हॉस्पिटल में देखने गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, इसको क्या हुआ? गिरिजेश जी क्या हुआ? अब हम आपको क्या बताएं,
हम रेलवे लाइन पे खड़े थे, भाई हमसे बोले लाइन पे बने रहिए, हम लाइन पे बने रहे, दूसरी ट्रेन आई टांग काट के निकल गई। ऐसे हमारे ये न्यूज वाले तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं और बहुत ही कमाल की इनकी न्यूज होती है। तो न्यूज देखते रहिए, क्योंकि न्यूज से ज्यादा इनको अपने व्यूज के बारे में है कि नहीं जेनेलिया? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है अशोक भाई, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं आप सबकी प्यार भरी जोरदार तालियों के साथ। पूरी हैंड्स टुगेदर, लेट्स वेलकम सत्यपाल। कैसे हो सत्यपाल भाई? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे? बिल्कुल बढ़िया। और हम लोग अब आराम से यहाँ बैठेंगे और आपके एक्ट को एंजॉय करेंगे। जी जरूर जरूर जरूर। इसके अलावा आता है कि आपको? नहीं, इनको देखते ना ऐसा दिल में ना इतने सवाल आते हैं क्या। सत्यपाल भाई कैमरा ऑन है, सब देख रहे हैं आपको और आप बताना चाहते हो कुछ? वो समझदार ऑडियंस है भाई, क्योंकि उनको पता है इतनी खूबसूरत लड़की जब सामने होती है तो अच्छा खासा आदमी ना हिल जाता है। ओहो। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आपकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ रहते हो? मैं तो बहुत हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ। अच्छा बोल दिया। अच्छा आप? देखो भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, देखिए इतना तो अपन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्या करें। तो अपन भाई अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, लो सोसाइटी है लेकिन ठीक है रहते हैं। अच्छा आपको पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? कहाँ रहते? अरे क्या पूछ रही हो कहाँ रहते हैं यार? मुझे देखो, अगर मैं लो सोसाइटी में रहता हूँ, ये भी लो सोसाइटी में रहते हैं क्या? अब सारे आपके जैसे थोड़ा ना होंगे। अरे यार संदीप भाई फिर से धोखा खा गए। यानी मेरी शक्ल देखने के बावजूद भी ये लो सोसाइटी बोल रहा, हालांकि शक्ल तो झोपड़े वाली है। सही फरमाया आपने कि मैं लो सोसाइटी में रहता हूं। मैं बात कर रहा हूं हाई फाई सोसाइटी और लो सोसाइटी, दोनों में फर्क क्या होता है। हाई फाई सोसाइटी में एंट्री करने के लिए भी गेट पे एंट्री होती है, और हमारे लो सोसाइटी में आदमी अंदर जाके काम खत्म करके बाहर आता है तब वॉचमैन पूछता है, ए भैया कहाँ गए थे ये। और हाई फाई सोसाइटी की लिफ्ट में अगर आदमी खड़ा भी रहता है इतनी इत्मीनान से, आराम से, ऐसा लगता है लिफ्ट में किसी शोक सभा में खड़ा हो। और हमारे लो सोसाइटी में लोग तो ऐसे खड़े रहते, एक फैन घुमाएगा, कोई चाबी से नाम लिखेगा, सोनिया आई लव यू। यानी पता ही नहीं चलता। वहां की लिफ्ट जो है 24 माले की लिफ्ट, हाई सोसाइटी की 24 माले की लिफ्ट बटन टच करते 24 सेकंड में आती है। भाई साहब हमारी भी लिफ्ट जो है 24 माले की है, लेकिन बटन ऑलरेडी अंदर घुसी होती है और उसको बुलाने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेन की जरूरत लगती है। ठप बटन टच होती है, लिफ्ट से आवाज आती है, किसने जगाया। और हमारे यहाँ की लिफ्ट आती नहीं है, सीधी गिरती है धम। आपने देखा कि कैमरे जो हर जगह कैमरे है। हाई फाई सोसाइटी की लिफ्ट में जो कैमरे है बिल्कुल छोटे छोटे, हमको दिखता नहीं है वो कैमरे कहाँ लग रहे थे, तो दिखता ही नहीं है, उसको दिखता है। लेकिन हमारे लो सोसाइटी की लिफ्ट में वहां भी कैमरे है, बड़े बड़े सीसीटीवी, हमको दिखता है, उसको नहीं दिखता है। हाई सोसाइटी के कैमरे चालू होते हैं और लो सोसाइटी के कैमरे चालू कंपनी के होते हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि अगर हाई सोसाइटी में अगर कोई खड़ा है तो वहां पे ना लिफ्ट में अगर किसी का फोन भी आ जाए तो बात भी बड़ी अच्छे से बात होती है। हाँ लिफ्ट में ठीक है, लिफ्ट में अगले समझ भी जाएगा। हमारे यार नहीं रे बाबा, बात तो पूरी वही खत्म करना है, तभी बाहर आऊंगा मैं। फोन में आ जाए, हेलो, हाँ हेलो, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। मैं बोला भाई साहब वो नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, भाई साहब वो नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। अरे तुमको क्या मालूम है, रॉन्ग नंबर था। बोले नेटवर्क नंबर है का। हाई फाई सोसाइटी में देखिए सर, आप लिफ्ट के लिए ना 3 लिफ्ट अगर है तो लाइन वहां के क्यों दिखेगा ही नहीं। और हमारे यहां भी 3 लिफ्ट है और हमारे क्यू के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, पूरी लाइन लगी रहती है। ऐसा लगता है लोकल ट्रेन के लिए सब सारे लाइन लगी पड़ी है। हाई सोसाइटी के लिफ्ट के सामने देखिए कैसे पोछा लगाते रहते हैं ना, कोई गया वेलकम सर, ठपा ठप दे धबा धप, क्लीन। हमारे यहाँ की जो बिल्डिंग है ना भाई साहब,
लो सोसाइटी की बिल्डिंग कोई भी कलर की हो, कोई भी कलर की हो, कोने लाल ही दिखना है। हाई फाई सोसाइटी में यानी अड़ोस पड़ोस में कौन रहता पता नहीं चलता। और हमारे यहाँ, हमारे लो सोसाइटी में शर्मा जी के कच्छों कितने छेद है ये पता होता है। वहाँ के वॉचमैन देखिए आप, हाई सोसाइटी के वॉचमैन, ये अदब से इंग्लिश में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। भाई साहब सुनो, हमारे लो सोसाइटी में भी जो वॉचमैन है ना, वो अंग्रेजी बात करता है, रात में भी जाओ गुड मॉर्निंग बोलता है। अच्छा, मैं शराबी की बात, शराबी तो हर जगह मिलेंगे। अब शराबी के लिए तो हाई सोसाइटी लो सोसाइटी को होता नहीं है। शराब पीने के बाद दोनों एक ही सोसाइटी में आते हैं, गटर सोसाइटी। हाँ। तो देखा मैंने कि हाई सोसाइटी के जो शराबी होते हैं वो थोड़ा अपने आप को मेंटेन करते हैं। और क्या लिफ्ट किधर क्या होगा? बंद। कल कर लेना। इसको पता नहीं कौन सी खुशी होती है, उसने कौन सी क्या स्माइल दे दी, पैसे भी देके निकल जाता है लिफ्ट बंद होने के बाद भी। हमारे यहाँ का शराबी क्या दब नहीं रहा है? हाँ, किधर क्या होगा? अरे लिफ्ट खराब है। ऐसा कैसा लिफ्ट खराब है? ऐसा कैसा लिफ्ट खराब हो गया? कैसा लिफ्ट खराब हो गया? अरे हमने थोड़ी किया है। आप 6 की जगह 8-8, 10-10 घुसोगे लोकल ट्रेन समझ के तो कहाँ मिलेगा, फिर बंद ही होगा ट्रेन। हाँ, ट्रेन बंद हो गया, इधर लिफ्ट बंद हो गया। नाटक क्या है तुम लोग का? क्या है? अरे मेंटेनेंस का पैसा फुकट भर देंगे हम, पार्किंग का पैसा फुकट भर देंगे हम। लिफ्ट बंद कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं। कैसा बंद हुआ लिफ्ट? अरे तुमको मालूम नहीं? अरे साहब तुम पैसा काहे भरते हो मेंटेनेंस का? अरे आपको लिफ्ट की जरूरत थोड़ी ना है, ग्राउंड फ्लोर पे तो रहते हो। पार्किंग का पैसा काहे भरते आप? गाड़ी तो है ही नहीं। उसका मतलब दूसरे की बिल्डिंग में है क्या? थैंक यू। ओहो, वेरी नाइस, क्या बात है। क्या बात है सत्यपाल भाई, सचमुच ऐसे कैरेक्टर आपको मिलते हैं क्या कभी लिफ्ट में या ऐसे किसी सोसाइटी में? हाँ मिलते ना, मिलते। वे कैरेक्टर होते हैं, हमेशा होते हैं। खास करके कैरेक्टर का भंडार तो उधर है महाराज हमारे अशोक मिश्रा जी। अच्छा, तो उन्हीं से कुछ कुछ लेते हैं, बाकी सब करते कैरेक्टर यहाँ। क्या बात है। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी रुचि अमेजिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ध्यान रखना। थैंक यू। इन्होंने मुझे जो बात कही है मैं बिल्कुल उसको आदर से लेता हूं और सम्मान के साथ मैं कहूंगा कि बिल्कुल ध्यान रखना है आपका और आपकी हंसी का। देखते रहिए आपका फेवरेट शो जिसका नाम है एब्जी कॉमेडी शो।